Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास के बेनिफिट्स हमेशा की तरह क्लास के फर्स्ट पोर्शन में हम करेंगे वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है। द हिंदू एडिटोरियल से एक प्यारी सी एडिटोरियल से हम सेलेक्ट करते हैं डेली की वोकैब जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहती है। ठीक है जी, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकैब है। ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से आपको वर्ड्स ना मिलें, यहाँ से आपको ज़रूर एग्ज़ाम में वर्ड्स देखने को मिलेंगे। उनका हम पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि भाई ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, नाउन है, एडजेक्टिव हैं या फिर एडवर्ब हैं, क्योंकि डिफेंस वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि भाई वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। उसके अलावा हम करते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और इसी क्लास में आपको मिल जाते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इसे एक सिंगल क्लास में आपको मिल जाते हैं। आगे हम करते हैं सेकेंड पोर्शन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। पहले हम करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस, द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल उठाएंगे, उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके अलावा हम इसी पोर्शन में करेंगे कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज एंड ग्रामर एमसीक्यूज, तो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपको एग्जाम के फॉर्मेट पर मिलेंगे, जैसा आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं बिल्कुल सेम वैसे के वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तगड़ी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में हम चलते हैं और हम करते हैं क्लोज टेस्ट, PQRS और पैराजम्बल। तो ये आजकल एग्जाम में बहुत आते हैं, क्लोज टेस्ट और PQRS, तो इनको भी हमने इस क्लास में रखा है। तो यहाँ पर इनकी अलग से प्रैक्टिस करेंगे। और फोर्थ पोर्शन में जब हम चलेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास का, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्या है भाई? जितने आपने स्टार्टिंग में वर्ड्स पढ़े हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, इन सब की हम कर लेंगे लास्ट में ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस, जिसके बाद आपको आज की तारीख में आपने जितना चीज़ें पढ़ी हैं सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली रट जाएगा, आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएगा। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, सिंपली बस शुरू से एंड तक क्लास को देख लेना है, बस उतने से ही आपकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्लास है ये इस सेगमेंट की। उसका रीज़न है, देखो इस क्लास में आप वोकैब कवर करते हो, दूसरा आपका यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो जाता है, थर्ड आप साथ के साथ ग्रामर देख रहे हो, फोर्थ पोर्शन में आप इसका क्लोज टेस्ट कर लेते हो, ठीक है, PQRS हो जाता है इसमें, और ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस भी हो जाती है भाई साहब। तो ये तो भाई बहुत तगड़ी प्रैक्टिस एक साथ आपको सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर, और केवल एग्जाम ओरिएंटेड है। ये जो वर्ड्स हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ये जो कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के एमसीक्यूज हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड है। तो भाई मुझे नहीं लगता इससे तगड़ी क्लास आपको, इससे बेस्ट क्लास पूरे यूट्यूब पर कहीं भी मिलेगी। वो आप खुद देख लेना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप क्लास को लगाएंगे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेस्ट क्लास क्यों है। एक एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर रहती है क्लास में, समझाने का तरीका और उसकी क्वालिटी, सारी चीज़ें एकदम, किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं है। बेनिफिशरीज़ ये हैं जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHSL या स्टेनो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है एसएससी का जिसमें इंग्लिश आती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बच्चे अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, टीचिंग या फिर डिफेंस जैसे NDA या CDS और UPSC एस्पिरेंट्स, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसको मिस ना करें, मॉर्निंग में ही इसको कवर कर लिया करें। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। वोकैबुलरी, आज का पहला वर्ड है सिमेंटिक्स। नाउन होता है शब्दार्थ या फिर भाषाई अर्थ का अध्ययन। देखो, स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। कोई एक लैंग्वेज है, उसमें किसी वर्ड्स की, किसी फ्रेज की क्या मीनिंग है, उसी को बोलते हैं सिमेंटिक्स, और स्पेशली वर्ड्स की या फिर फ्रेजेस की। द डिबेट टर्न इनटू अ क्वेरल ओवर मेयर सिमेंटिक्स। तो एक जो डिबेट चल रही थी वो किस चीज़ में बदल गई? क्वेरल में बदल गई। झगड़ा शुरू हो गया वहाँ पर किस चीज़ में? एक मेयर सिमेंटिक्स में, किसी एक शब्द को लेकर, किसी एक फ्रेज को लेकर के वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया। तो सिमेंटिक्स मतलब क्या? मीनिंग, इंटरप्रिटेशन और लिंग्विस्टिक्स, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। लिंग्विस्टिक्स से मतलब लैंग्वेज से संबंधित आता है ये। अच्छा, एक तरफ तो भाई मीनिंग आ रहा है, दूसरी तरफ इसका क्या आएगा फिर? नॉनसेंस है, कोई सेंस ही नहीं आ रहा। वेगनेस है, अस्पष्टता है, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं आ रही है। और दूसरा एम्बिग्विटी। इसमें से आप मार्क करेंगे, वेगनेस को मार्क करेंगे और एम्बिग्विटी को मार्क करेंगे। दोनों अच्छे वर्ड्स हैं। चलिए भाई आगे। अगला वर्ड है फ्रिंज। नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। किनारे को या फिर हाशिए पर रहने वाले को बोलते हैं फ्रिंज। द आउटर लेस इंपॉर्टेंट। बहुत भाई, कोई अगर बिल्कुल हाशिए पर, किनारे पर रह रहा है तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है। और एक्सट्रीम पार्ट ऑफ समथिंग, या फिर किसी चीज़ का बहुत एक्सट्रीम, बिल्कुल बाहरी पार्ट। ही ज्वाइंट अ फ्रिंज पॉलिटिकल ग्रुप दैट मोस्ट पीपल इग्नोर। उसने कैसा पॉलिटिकल ग्रुप ज्वाइन करा? एक फ्रिंज, बिल्कुल आउटर, जिसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग जिसको इग्नोर करते हैं, वैसे पॉलिटिकल ग्रुप को, ऐसे फ्रिंज पॉलिटिकल ग्रुप को उसने
ज्वाइन करा है। पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ रहने वाला, आउटस्कर्ट्स मतलब वही बाहर का, और एज, एज का मतलब बाहरी किनारे को बोलते हैं। तो तीनों का सेम मीनिंग है। पेरिफेरी को मार्क करो, आउटस्कर्ट्स को मार्क करो, दोनों का मतलब होता है बाहरी। एक तरफ तो भाई बाहरी है, दूर का है, दूसरा उसका उल्टा क्या रहेगा फिर, मेन स्ट्रीम में है, सेंटर में है, और कोर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क करेंगे इसमें से आप कोर को। चलिए अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है टेनेट्स। नाउन होता है सिद्धांत को या फिर मूल विश्वास को, किसी चीज़ का प्रिंसिपल बिलीफ है। स्पेशली दोज हेल्ड बाय अ ग्रुप, किसी एक ग्रुप के द्वारा कोई एक विश्वास रखा जाता है, मान्यता है कोई, उसी को बोलते हैं टेनेट्स। द टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म एम्फसाइज कंपैशन एंड माइंडफुलनेस। जो टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म है ना, जो बुद्धिज्म की, बौद्ध धर्म की जो प्रिंसिपल्स हैं, बिलीफ्स हैं, फिलोसफी है, वो एम्फसाइज करती है, जोर देती है कंपैशन पर और माइंडफुलनेस पे। टेनेट्स मतलब क्या, डॉक्ट्राइंस, बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो विश्वास कर रखा है किसी ने, दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, डाउट्स हैं। रिजेक्शन मतलब कोई मान्यता को खारिज कर दिया गया है, और कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, विरोधाभास है। मार्क करेंगे इसमें से आप कॉन्ट्राडिक्शंस को। अगला वर्ड है एवटार। नाउन होता है अवतार या फिर नए रूप को बोलते हैं हिंदी में एवटार। आ मैनिफेस्टेशन और फॉर्म ऑफ समथिंग और समवन, एक मैनिफेस्टेशन, एक नया रूप है किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, उसी को बोलते हैं एवटार। स्पेशली अ डिवाइन बीइंग और वर्चुअल आइडेंटिटी, भाई कोई डिवाइन बीइंग है, कोई वर्चुअल आइडेंटिटी है किसी चीज़ की, उसी को बोलते हैं एवटार, नया रूप या फिर अवतार। इन हिंदू मिथोलॉजी, हिंदू मिथोलॉजी में क्या है, विष्णु जो गॉड हैं हिंदूज में, विष्णु हैज़ मैनी एवटार्स। तो विष्णु जी के, विष्णु भगवान के क्या बताए गए हैं कि उनके कई सारे एवटार्स हैं, अवतार्स हैं। इनकारनेशन आप बोल सकते हो, फॉर्म बोल सकते हो, उनकी कितनी फॉर्म है, और एम्बॉडीमेंट बोल सकते हो। मार्क करेंगे इनकारनेशन को, अवतार, दोबारा से अवतार को ही बोलते हैं, ठीक है, और एम्बॉडीमेंट, ठीक है, ये दोनों हो जाते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड, दोनों को मार्क करेंगे। एक तरफ तो एवटार है, नया रूप सामने आया है, दूसरी तरफ डिसअपियरेंस है, दिख ही नहीं रहा, नज़रअंदाज, मतलब बिल्कुल गायब है, और दूसरा ओरिजिनलिटी है। भाई एवटार तो कहीं ना कहीं नया रूप है ना, दूसरी तरफ ओरिजिनलिटी, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ओरिजिनलिटी वैसे का वैसा ही है, कोई नया रूप नहीं है। नेक्स्ट अगला वर्ड है प्रीपोनेंट। नाउन होता है समर्थक को या फिर प्रस्तावक को बोलते हैं प्रीपोनेंट, कोई सपोर्ट करता है। अ पर्सन हु आर्ग्यूज फॉर और सपोर्ट अ कोज और आइडिया, किसी एक आइडिया को सपोर्ट करने वाला, उसके खिलाफ, उसके समर्थन में वकालत करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं प्रोपोनेंट। शी इज़ अ नॉन प्रोपोनेंट ऑफ जेंडर इक्वलिटी, वो क्या है, एक नॉन प्रोपोनेंट है, सपोर्टर है किस चीज़ की, जेंडर इक्वलिटी की। एडवोकेट बोल सकते हो आप, सपोर्टर बोल सकते हो, और प्रोमोटर। एडवोकेट क्या होता है, वकील, और वकील क्या कर रहा होता है, सपोर्ट ही तो कर रहा होता है। भाई जिसके लिए वकील अपियर होता है, जिसके लिए वकील पेश हो रहा होता है कोर्ट में, उसको वो सपोर्ट ही तो कर रहा होता है, उसके समर्थन में ही तो चीज़ें बोल रहा होता है। तो एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन करना। सपोर्टर और प्रमोटर तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसका उल्टा रहेगा एंटोनियम अपोनेंट। क्रिटिक यानी कि आलोचक, और डिट्रैक्टर, मार्क करेंगे डिट्रैक्टर को, मार्क करेंगे क्रिटिक को, दोनों का मतलब है विरोधी या फिर आलोचक। नेक्स्ट अगला वर्ड है राइवल। नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, और ये वर्ब भी है। प्रतिद्वंदी, मुकाबला करने वाला। अ कॉम्पिटिटर, समवन ट्राइंग टू डिफीट और इक्वल अनदर, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को या तो हराने की कोशिश कर रहा है या उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलते हैं राइवल। द टू कंपनीज हैव बीन राइवल्स फॉर ओवर अ डिकेड, दो कंपनीज हैं, वो क्या रही हैं, एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रही हैं, कॉम्पिटिटर रही हैं, ओवर अ डिकेड, एक दशक से। 10 डेकेड होता है 10 साल का साल, 10 साल का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं डेकेड। अच्छा, इसका सिनोनिम देखो, कॉम्पिटिटर, अपोनेंट या फिर चैलेंजर, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो अपोजिट में है, कॉम्पिटिटर है, अपोनेंट है, दूसरी तरफ एली मतलब क्या, दोस्त, सपोर्टर और कंपेनियन, तीनों का मतलब है साथी से संबंध, उससे साथी या फिर दोस्त या फिर सपोर्टर, समर्थक, तीनों हो जाते हैं। कंपेनियन को मार्क भी कर सकते हो और एली को भी मार्क कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए अगला वर्ड देखिए स्यूडो। एडजेक्टिव है, बहुत प्यारा वर्ड है। स्यूडो का मतलब होता है नकली, झूठा, नॉट जेन्युइन, जो चीज़ जेन्युइन नहीं है वो क्या है, स्यूडो है। प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग इट्स नॉट, कोई एक ऐसी चीज़ प्रिटेंड करा जा रहा है, बस दिखाया जा रहा है, जबकि वैसी नहीं है। हिज स्यूडो एक्सेंट डिडंट फूल एनीवन, उसका जो स्यूडो एक्सेंट था, एक्सेंट क्या होता है, बोलने का तरीका, उसका जो स्यूडो, फर्जी बोलने का जो तरीका था ना, डिडंट फूल एनीवन, उससे कोई भी मूर्ख नहीं बना। फेक बोल सकते हो आप स्यूडो को, शैम बोल सकते हो, और प्रिटेंशियस बोल सकते हो। फेक का आपको पता है, शैम मार्क करो, प्रिटेंशियस मार्क करो। प्रिटेंशियस मतलब क्या, जो प्रिटेंड कर रहा होता है, ठीक है, जो प्रिटेंड, दिखावा कर रहा होता है। तो एक तरफ तो दिखावा करा जा रहा है, स्यूडो है, नकली है, झूठा है, फेक है, शैम है। दूसरी तरफ इसका उल्टा, ऑथेंटिक, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल जेन्युइन है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स।
अगला वर्ड है इम्प्लीकेशन। नाउन होता है संकेत या फिर निहितार्थ, किसी चीज़ का कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ समथिंग। किसी चीज़ से अगर आप कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो तो वो उसका क्या है, इम्प्लीकेशन। उसका आउटपुट हो सकता है, उसका कंसिक्वेंस हो सकता है, उसका रिजल्ट हो सकता है। और लाइकली कंसिक्वेंस है, कंसिक्वेंस है। द न्यू टैक्स लॉ, एक नया टैक्स का कानून है, हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस, उसके बहुत सारे सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। फॉर स्मॉल बिजनेसेस, छोटे बिजनेस के लिए तो इम्प्लीकेशन क्या है, उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, कंसिक्वेंस निकल सकते हैं, सजेशन या फिर इंटरफेरेंस, सॉरी इन्फ्लुएंस। ठीक है, मार्क करो इन्फ्लुएंस को, वही है इसका मतलब भी आउटपुट से। कंसिक्वेंस भी मार्क कर सकते हो करना चाहें तो। अच्छा, एक तरफ तो कंसिक्वेंस निकले हैं तो दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, फिर प्रूफ है, कोई डिक्लेरेशन आया है या फिर कोई क्लैरिटी है। ठीक है जी, चलिए आगे। कोज भी इसका हो सकता है, कोज हो सकता है ना, CAUSE, कोज। उसका क्या कारण है, क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है पेंडर। वर्ब होता है घटिया इच्छाओं को बढ़ावा देना। पेंडर का मतलब क्या है कि कोई घटिया इच्छा है उसको बढ़ावा देना, उसको सपोर्ट करना। टू ग्रेटिफाई और इंडल्ज अ डिज़ायर और हैबिट यूजुअली कंसिडर्ड लो और बेस। कोई खराब है, कोई गंदी इच्छा है, उसको बढ़ावा देना, उसको बोलते हैं पेंडर करना। द शो पेंडर्स टू टीनेज फैंटेसीज। जो टीनेज की फैंटेसीज होती है, जो टीनेज क्या होता है, 13, 14, 15। तो टीन क्या है, 13 से लेकर कहाँ तक जाएगा फिर ये, 20 नहीं, 20 नहीं जाएगा बेटा, ये जाएगा 19 तक, जहाँ पर टीन आ रहा है। तो 13 से 19 के बीच में 13 to 19 की जो एज ग्रुप होता है उसको बोलते हैं टीनेज। द शो पेंडर्स, शो क्या करता है, पेंडर करता है इच्छाओं को, जो टीनेज फैंटेसीज हैं, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ होती है। टीनेज में क्या होता है, बच्चे का नई नई उमंगें जागती है, तो फिर उनको पेंडर करना, उनको बढ़ावा देना। इंडल्ज करना, सेटिस्फाई करना, और अपीज करना। अपीज मतलब उकसाना चीज़ों को, मार्क कर लो अपीज को, सेटिस्फाई और इंडल्ज को मार्क कर सकते हो। अच्छा, एक तरफ तो बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उसका अपोज करा जा रहा है, उसको रेजिस्ट कर, उसको रोक दिया जा रहा है और डिनाई करा जा रहा है, मना करा जा रहा है। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है प्रैग्मेटिक। एडजेक्टिव होता है व्यवहारिक को बोलते हैं प्रैग्मेटिक। डीलिंग विथ थिंग्स रियलिस्टिकली रादर देन थ्योरेटिकली। किसी चीज़ को प्रैक्टिकली डील करना, रियलिस्टिक तरीके से डील करना, उसी को बोलते हैं प्रैग्मेटिक। अ प्रैग्मेटिक लीडर फोकसेस ऑन व्हाट वर्क्स। जो एक प्रैग्मेटिक, जो एक प्रैक्टिकल लीडर होता है, वो किस चीज़ पे फोकस करता है, वो अपने वर्क्स पर, अपने कामों पर करता है फोकस। लीडर सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर फोकस से सिंगुलर दिया है। तो प्रैग्मेटिक क्या हो गया, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक और सेंसिबल। अब एक तरफ तो प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, आइडियलिस्टिक है, विचारों में खोया रहता है। इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, और थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकल का उल्टा होता है इम्प्रैक्टिकल, और थियोरेटिकल है बस उसने थ्योरी पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं, बाकी उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अगला वर्ड है डिप्राइव्ड। एडजेक्टिव होता है वंचित को बोलते हैं। लैकिंग बेसिक मटेरियल और इमोशनल नीड्स। जिस किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति की क्या है, एक मटेरियल और इमोशनल नीड्स होती हैं। अगर किसी के पास बेसिक नीड्स भी नहीं है तो वो कैसा व्यक्ति है, वह डिप्राइव्ड है, वो वंचित है। द चैरिटी हैज़ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन एक्सेस एजुकेशन। जो चैरिटी है ना, जो दान पुण्य है, वो क्या करता है, डोनेशन, हेल्प करती है डिप्राइव्ड चिल्ड्रन को, वंचित बच्चों को एक्सेस कराने के लिए एजुकेशन यानी कि पढ़ाई। तो पढ़ाई बच्चों को क्या मिल जाए, उससे क्या होता है, चैरिटी से क्या होता है, बच्चों को पढ़ाई मिल जाती है, बच्चों की पढ़ाई में चैरिटी काम आ जाती है। तो वो क्या करती है, हेल्प करती है डिप्राइव यानी कि वंचित, जिन बच्चों को नहीं मिल रही। डिसएडवांटेज है, पुअर है या फिर नीडी। डिप्राइव के सिनोनिम हो जाते हैं तीनों। एक तरफ तो पुअर है, डिसएडवांटेज है, उसको कोई एडवांटेज नहीं मिल रही, उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा भाई, प्रिविलेज्ड, जिसके पास प्रिविलेज है। अफ्लुएंट है, जो रिच है काफ़ी, और फॉर्चुनेट है। फॉर्चुनेट है कोई तो उसके पास तो कहीं ना कहीं साधनों की कमी नहीं है। एफ्लुएंट होता है रिच, ठीक है, एफ्लुएंट क्या होता है, रिच, मार्क करेंगे एफ्लुएंट को। प्रिविलेज को भी मार्क करेंगे। फॉर्चुनेट का तो आपको पता है, भाग्यशाली व्यक्ति को बोलते हैं। अगला वर्ड है कंसेंसस। नाउन होता है आम सहमति को बोलते हैं कंसेंसस। जनरल और वाइड स्प्रेड अग्रीमेंट। बेटा वर्ड्स देख रहे हो, सारे वर्ड्स का लेवल देख रहे हो। एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से वर्ड्स ना आए, तो इनको ज़रूर डेली बेसिस पर लगाया करें, क्लास को मॉर्निंग में ही लगा लिया करिएगा। जनरल और वाइड स्प्रेड अग्रीमेंट है, कोई बहुत सारी एक सहमति हो गई है, एक आम, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यक्ति, एक पॉपुलेशन है, उसके बीच में एक आम सहमति होगी, उसी को बोलते हैं कंसेंसस। देयर वाज अ क्लियर कंसेंसस अमंग द टीम मेंबर्स। अब टीम मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच में एक अग्रीमेंट हो गया, एक सहमति बन गई है, उसी को बोलते हैं कंसेंसस। अग्रीमेंट बोल सकते हो कंसेंसस को, हार्मनी बोल सकते हो, और अकॉर्ड बोल सकते हो। अकॉर्ड क्या, एक संधि हो गई है, ठीक है, मार्क भी कर लेंगे, एक समझौता, अकॉर्ड हो गया। अच्छा, हार्मनी को भी मार्क करो, ये भी अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो एग्रीमेंट में है, दूसरी तरफ इसका उल्टा करेगा, डिसएग्रीमेंट में है। कन्फ्लिक्ट यानी कहीं ना कहीं आपस में मतभेद हैं, और डिसेंट में है, मार्क करेंगे डिसेंट को, मार्क करेंगे कन्फ्लिक्ट को। ये जो वर्ड्स मैं मार्क कराता हूँ इनको एक अलग सी नोटबुक में लिख लिया करें,
ये जो नंबरिंग में वर्ड्स हैं डेली सेलेक्ट करता हूँ जो एडिटोरियल से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो मैं मार्क कराते हुए चलता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको मार्क लिखेंगे एक अलग से नोटबुक में, सिंगल मीनिंग उसका लिखेंगे, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं लिख लेंगे, और इनको फिर स्पीड में आप रिवाइज कर लेंगे। डेली बेसिस पर 200-400 वर्ड्स में आप एकदम से निकल जाया करें, ठीक है। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो फिर वोकैब की दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए भाई आगे हम करते हैं फ्रेजल वर्ब। देख रहे हो यार सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको, पूरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्लास है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी के अभी जितने भी लोग देख रहे हैं सारे बच्चे लाइक करेंगे। पहला है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना या फिर बुलाना। टू रिक्वायर और डिमांड समथिंग, किसी चीज़ की डिमांड करने को, रिक्वायर करने को बोलते हैं कॉल फॉर करना। दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है कॉल्स फॉर, किस चीज़ की डिमांड करती है, इमीडिएट एक्शन की। नेक्स्ट टर्न अवे, वापस भेजने को, अस्वीकार करने को बोलते हैं टर्न अवे। टू रिफ्यूज़ और टू अलाउ समवन टू एंटर अ प्लेस, किसी एक व्यक्ति को किसी जगह पर आने से ही मना कर देना, वापस भेज देना, उसी को बोलते हैं टर्न अवे। द गार्ड टर्न्ड अवे, सेकेंड फॉर्म दी है, द गार्ड टर्न्ड अवे द गेस्ट विदाउट एन आईडी, बिना आईडी के गेस्ट को गार्ड ने क्या कर दिया है, टर्न अवे यानी कि वापस भेज दिया है, उनको अस्वीकार कर दिया है, एंट्री उनको नहीं दी। टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना या फिर ठुकराना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। ही टर्न्ड डाउन द जॉब ऑफर पोलाइटली, उसने क्या कर दिया, जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। अगेन यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी है, सिंपल उसमें पास्ट में सेंटेंस है, तो ही टर्न्ड डाउन का मतलब है उसने रिजेक्ट कर दिया है जॉब ऑफर को पोलाइटली, एकदम प्यार से। टर्न इनटू का मतलब होता है बदल जाना, बदल जाना या फिर किसी चीज़ में परिवर्तित हो जाना। टू चेंज और ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स, किसी चीज़ में परिवर्तित हो जाने को बोलते हैं टर्न इनटू। द डिस्प्यूट टर्न्ड इनटू अ लीगल बैटल, जो डिस्प्यूट चल रहा था मामूली सा, वो कैसा हो गया, टर्न इनटू मतलब कि चेंज हो गया किस चीज़ में, एक लीगल बैटल में, एक कानूनी कार्रवाई में। इडियम्स करते हैं अब। पहला है जॉइन फोर्सेस, मिलकर काम करने को बोलते हैं जॉइन फोर्सेस, यानी कि यूनाइट करना, यूनाइटेडली एफर्ट्स को लगाना। द स्कूल्स जॉइंड फोर्सेस टू ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर, एक साइंस फेयर, साइंस का, विज्ञान का एक मेला लगा है। स्कूल्स जितने भी उस एरिया के, किसी एक एरिया की बात चल रही है, वहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं उन्होंने सबने क्या करा है, जॉइंट फोर्सेस करा है। मतलब क्या, एक साथ एफर्ट्स करे हैं, यूनाइटेडली काम किया है ऑर्गेनाइज करने में एक साइंस फेयर को। किक अप आ रो, इसका मतलब होता है झगड़ा करना, हंगामा मचाना। टू कोज आ नॉइजी डिस्टर्बेंस, एक नॉइजी डिस्टर्बेंस करना, झगड़ा शुरू करवा देना, हंगामा मचाने को बोलते हैं किक अप आ रो। शी किक्ड अप आ रो ओवर द डिले इन सर्विस, किसी एक सर्विस में किसी जगह पर होगी ये महिला, वहाँ पर क्या हुआ, सर्विस मिलने में थोड़ा सा डिले हो गया, किसी रेस्टोरेंट में होगी मान लो, उनका उसका ऑर्डर आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। देन शी किक्ड अप अ रो, उसने क्या कर दिया, हंगामा मचा दिया। नेक्स्ट लाफ इन या फिर लाफ अप वंस स्लीव्स, तो मन ही मन हंसना, छिपकर हंसना। सीक्रेटली फाइंड समथिंग अम्यूजिंग, किसी चीज़ पर आप हंस रहे हो लेकिन मन ही मन हंस रहे हो, कहते हैं ना मूंचों ही मूंचों में हंसना, उसको बोलते हैं लाफ इन या फिर लाफ अप वंस स्लीव्स। दे वर लाफिंग अप देयर स्लीव्स एट हिज पुअर जोक्स, वो क्या कर रहे थे, दे वर लाफिंग अप देयर स्लीव, मतलब अंदर ही अंदर मन ही मन में हंस रहे थे। एट हिज पुअर जोक्स, कोई व्यक्ति बहुत पुअर जोक्स मार रहा था, खराब। पुअर का मतलब है गरीब नहीं है, यहाँ पर पुअर का मतलब है बैड, ठीक है, बैड। पुअर का दूसरा मीनिंग बैड भी होता है। तो यहाँ पर बैड जोक्स थे, किसी के बहुत खराब मजाक थे, चुटकुले थे, उन पर वो मन ही मन हंस रहे थे। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है, देखो ब्लाइंड आई करना यानी कि आपने आंखें बंद कर ली, मतलब कि आपने इग्नोर कर दिया चीज़ों को, जानबूझकर अनदेखा करना, टू इंटेंशनली इग्नोर करना। द मैनेजर टर्न अ ब्लाइंड आई टू द माइनर रूल वायलेशंस, मैनेजर ने क्या करा है, टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब इग्नोर करा है माइनर रूल वायलेशंस को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखिए, पहला है एंटोमोलॉजी, नाउन होता है कीट विज्ञान, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एंटो का मतलब भी होता है कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, तो एंटोमोलॉजी, तो एंटो मतलब क्या, इंसेक्ट्स, और मोलॉजी इनका जो है पूरी जो इनकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं, उस साइंस को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। शी टुक अ कोर्स इन एंटोमोलॉजी टू रिसर्च हनी बीज, उसने क्या करा है, कोर्स किया है किस चीज़ में, एंटोमोलॉजी में, इंसेक्ट्स की साइंस में, और किस चीज़ के लिए, रिसर्च करने के लिए, हनी बीज यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उन पर स्टडी करने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए। अगला वर्ड है ई डबल आर यानी कि अर, वर्ब होता है गलती करने को बोलते हैं अर, एरर इसी से बनता है, एरर का मतलब क्या होता है, गलती, अर का मतलब होता है गलती करना। टू मेक अ मिस्टेक और बी इनकरेक्ट, गलत होने को, मिस्टेक करने को बोलते हैं अर करना। टू अर इज़ ह्यूमन, गलती करना इंसान का जो नेचर है।
टू फॉरगिव, और फॉरगिव करना डिवाइन यानी कि दैवीय है, भगवान का काम है फॉरगिव करना, इंसान का काम है गलती करना। एपिथेट नाउन होता है, विशेषण को या फिर उपाधि को बोलते हैं एपिथेट। अ डिस्क्रिप्शन फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, कोई एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है जो क्वालिटी बता रही है, उसी को बोलते हैं एपिथेट। ही अर्नड अ एपिथेट द ब्रेव आफ्टर हिज हीरोइक एक्ट। ही अर्नड अ एपिथेट मतलब उसको क्या मिल गई, उपाधि मिल गई किस चीज़ की, द ब्रेव आफ्टर हिज हीरोइक एक्ट। गांधी जी को बापू बोला जाता है, ठीक है, बापू, तो बापू क्या है, एक एपिथेट है, ठीक है जी, ये क्या है, एक एपिथेट है। शायद रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोला जाता है, गुरुदेव, तो गुरुदेव क्या है, एपिथेट है, ठीक है जी। चलिए, एपिग्राफ नाउन होता है, उद्धरण या फिर शिलालेख। एक शॉर्ट कोटेशन है, इंस्क्रिप्शन है एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, किसी एक बुक के चैप्टर के शुरुआत में एपिग्राफ लिखा होता है, उसका लेख, उसका बारे में उसकी इंस्क्रिप्शन होती है। द ऑथर बिगेन द नॉवल, ऑथर ने एक नॉवल को शुरू करा है, मतलब लिखा है किस चीज़ में, विद एन एपिग्राफ फ्रॉम रूमी, रूमी का एक एपिग्राफ उसमें उद्धरण लिया है, उसका शॉर्ट कोटेशन ले ली है। नेक्स्ट, अच्छा वर्ड्स वगैरह सारे कंप्लीट हो गए हैं, बड़े प्यारे प्यारे आज के इसमें वर्ड्स थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, सारे आर्टिकल जितने भी थे वो बड़े शानदार थे। चलिए अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत प्यारा एडिटोरियल है आज का। सेटल्ड सिमेंटिक्स, सेटल्ड सिमेंटिक्स ऑन द प्रियम्बल एंड डिविजिव डिबेट्स। सेटल्ड सिमेंटिक्स हैं, यानी कि कोई जो शब्दार्थ हैं, शब्दों के जो अर्थ हैं वो सेटल्ड हैं, उसके बारे में बात करेंगे। किसके, आगे बताइएगा, प्रियम्बल जो हमारा कानून का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, और डिविजिव डिबेट्स जो आजकल चल रही हैं उसके बारे में। चलिए भाई शुरू करते हैं इसको। नथिंग ऑफ वर्थ विल बी गेन्ड बाय रिमूविंग 2 वर्ड्स फ्रॉम द प्रियम्बल। कुछ भी काम का नहीं मिलेगा अगर आप रिमूव करेंगे 2 वर्ड्स प्रियम्बल से, जिनके बारे में आजकल डिबेट्स चल रही हैं, उनको रिमूव करने से कुछ भी आपको काम का नहीं मिलेगा। द कॉल फॉर द रिमूवल ऑफ द वर्ड्स सेकुलर एंड सोशलिस्ट फ्रॉम द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नो लॉन्गर अ फ्रिंज फैंटेसी। जो कॉल हो रही है, जो डिमांड करी जा रही है कि भाई रिमूवल करा जाए वर्ड्स का, सेकुलर वर्ड का और सोशलिस्ट वर्ड का, इन दोनों वर्ड्स की डिमांड हो रही है कि भाई इनको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारतीय संविधान है, उसकी प्रस्तावना, उसकी प्रियम्बल से सेकुलर को और सोशलिस्ट को, इन दोनों वर्ड्स को हटा दिया जाए। अगर ये जो डिमांड हो रही है इज़ नो लॉन्गर अ फ्रिंज फैंटेसी, तो ये क्या है, एक बिल्कुल साइड लाइन, एक फैंटेसी है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इज़ वर्ब है, ये किसके लिए आया, यह है कॉल के लिए, बात चल रही है कॉल की, कि भाई जो कॉल हुई है, जो डिमांड हुई, अब आगे बताया किस चीज़ की, सेकुलर वर्ड को, सोशलिस्ट को, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन हटाने के लिए ये जो कॉल है, इज़ नो लॉन्गर ए फ्रिंज फैंटेसी, तो इसके लिए आया फिर इज़। विद समवन एज सीनियर एंड इन्फ्लुएंशियल एज द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले मेकिंग अ पब्लिक स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ द आइडिया, it has now acquired a new urgency and prominence in national politics. With someone, देखो एक बहुत ही सीनियर और इन्फ्लुएंसर RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले, ये एक पब्लिक स्टेटमेंट इन्होंने दिया इन सपोर्ट ऑफ द आइडिया, किस आइडिया के सपोर्ट में, दैट इट हैज़ नाउ एक्वायर्ड अ न्यू अर्जेंसी, की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, और प्रोमिनेंस है इन नेशनल पॉलिटिक्स, राष्ट्र की पॉलिटिक्स, राष्ट्र की राजनीति में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इसको हटा दिया जाए, उसकी अर्जेंसी है। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले। हैज़ नाउ एक्वायर्ड, हैज़ के साथ में जब भी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसको आप याद रखेंगे, हैज़ के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। द वर्ड्स सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1976। ये जो वर्ड्स हैं सेकुलर और सोशलिस्ट वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट, ये कब इंट्रोड्यूस करे गए थे, 42nd अमेंडमेंट करा गया था कानून का, उसमें इनको इंक्लूड करा गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, 76 में करे गए थे। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे ये इंदिरा गांधी थी, और इमरजेंसी के दौरान इस 42nd अमेंडमेंट के दौरान इसको दोनों वर्ड्स को इंक्लूड करा गया था। यहाँ पर आया है वर इंट्रोड्यूस्ड, वर के साथ में यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि पैसिव में है, और वर किसके लिए आया यहाँ पर, वर्ड्स के लिए। बात यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वर्ड्स, वर्ड्स के लिए आया है यहाँ पर वर्ब, क्योंकि वर्ड्स क्या है प्लूरल, तो फिर वर यहाँ पर इसके लिए आया है। देखो अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना सीख जाएंगे सेंटेंस में,
फिर आपको इंग्लिश पूरी की पूरी समझ में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आपने सब्जेक्ट पहचान लिया, वर्ब पहचान लिया, फिर आपका काम हो जाता है। एंड द जनता पार्टी गवर्नमेंट, और जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, विच इंक्लूडेड आरएसएस एफिलिएटेड लीडर्स दैट रिप्लेस्ड इंदिरा गांधी एंड रिवर्स्ड अ लॉट ऑफ द चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, लेट दीज वर्ड्स स्टे। और जो जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी ना, जिसमें आरएसएस के एफिलिएटेड लीडर्स थे, आरएसएस के बहुत सारे लीडर जनता पार्टी गवर्नमेंट में थे उस समय पर, जो इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा के आए थे, जिन्होंने दैट रिप्लेस्ड इंदिरा गांधी, जिन्होंने इंदिरा गांधी को रिप्लेस किया था और रिवर्स करे थे, वापस करे थे बहुत सारे चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे इमरजेंसी के दौरान, उनको वापस किया था। लेट दीज वर्ड्स स्टे, लेकिन उस पार्टी की गवर्नमेंट ने भी, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने भी इन वर्ड्स को स्टे करने दिया, ऐसे का ऐसे ही बना रहने दिया, उन्होंने भी चेंज नहीं किया। These concepts were so central to the constitution of the new republic that its original authors did not think it was even necessary to use these words in the preamble. अब ये जो कॉन्सेप्ट्स थे, देखो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर फिर वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा। तो वर इसीलिए लगाया है क्योंकि दीज कॉन्सेप्ट्स वर सो सेंट्रल, ये इतने कॉन्सेप्ट जो थे ये इतने ज़्यादा सेंट्रल थे, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज़्यादा केंद्र में थे रिपब्लिक हमारे नए भारत के, दैट इट्स ओरिजिनल ऑथर्स, इट्स किसके लिए आया पर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो ऑथर्स थे ना, डिड नॉट थिंक, इन्होंने नहीं सोचा, दैट इट वॉज नेसेसरी, कि भाई ये ज़रूरी है इनको यूज़ करना प्रीएम्बल में, उन्होंने नहीं सोचा था। डिड नॉट थिंक, डिड के साथ में आप जब भी वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जहाँ पर सिंपल पास्ट की बात चल रही है डिड नहीं आएगा तो फिर वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, और डिड के साथ में अगर डिड आ रहा है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि सेकेंड। ठीक है जी, चलिए। When a conflict over India's national identity began to emerge during the 1970s, Indira Gandhi thought it would be appropriate and also politically rewarding to make these amendments. जब एक कन्फ्लिक्ट हुआ इंडियाज़ नेशनल आइडेंटिटी, इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी पर जब एक कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और कब, 1970s के दौरान, इंदिरा गांधी ने सोचा इट वुड बी अप्रोप्रिएट, ये ज़रूरी रहेगा, एंड ऑल्सो पॉलिटिकली रिवार्डिंग, और पॉलिटिकली भी रिवार्डिंग रहेगा कि भाई ये अमेंडमेंट्स कर दिए जाएं और वर्ड सेकुलर और सोशलिस्ट इन दोनों को लगा दिया जाए। द हिंदुत्व कैंप के नेवर रियली अपोज्ड दीज कॉन्सेप्ट्स हिस्टोरिकली, जो हिंदुत्व कैंप थे उस समय पर, उन्होंने कभी भी हिस्टोरिकली चीज़ों को अपोज नहीं करा, वैसे का वैसा बना रहने दिया। गांधीयन सोशलिज्म वॉज अ पार्ट ऑफ द कोर टेनेट्स ऑफ द जनसंघ, द अर्लियर एवेटर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। जो गांधीयन सोशलिज्म था वो कोर टेनेट्स था, कोर टेनेट्स मतलब पूरा मूल सिद्धांत था जनसंघ का। जो पहले बीजेपी का जो पुराना नाम था, जो पुरानी उसकी फॉर्म थी, अर्लियर एवेटार था, वो था जनसंघ। वहाँ पर गांधीयन सोशलिज्म, वहाँ पर सबसे उनका मेन सिद्धांत रहा करता था। हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स अक्यूज्ड देयर राइवल्स ऑफ फॉलोइंग सूडो सेकुलरिज्म एंड बाय इम्प्लीकेशन क्लेम्ड टू बी जेन्युइन सेकुलरिस्ट। हिंदुत्व जो प्रोपोनेंट्स थे, मतलब क्या, प्रोपोनेंट्स क्या मतलब होता है, वहाँ के हिंदुत्व के जो समर्थक थे पहले, वो अक्यूज़ करते थे, आरोप लगाते थे अपने राइवल्स पर, अपने अपोजिशन पर, कि भाई ये सूडो सेकुलरिज्म है, ये जो है दिखावे का फर्जी झूठा समाजवाद है, और अपने बाय इम्प्लीकेशन, और अपने आप को कैसा बताते थे, क्लेम्ड टू बी जेन्युइन सेकुलरिस्ट, अपने आप को बताते थे कि हम जेन्युइन सेकुलरिस्ट हैं, हम असली समाजवादी हैं। द वर्ड्स सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये जो दो वर्ड्स हैं सेकुलर और सोशलिस्ट, हैव अटेन्ड मीनिंग्स स्पेसिफिक टू द इंडियन कंटेक्स्ट ओवर द ईयर्स। वर्ड्स आया प्लूरल, तो इसके लिए फिर यहाँ पर हैव आ गया। वर्ड जो है सेकुलर और सोशलिस्ट हैव अटेन्ड मीनिंग्स, इनके मीनिंग्स आ गए हैं, मतलब इन्होंने मीनिंग लिया स्पेसिफिक टू द इंडियन कंटेक्स्ट ओवर द ईयर्स। भारतीय संदर्भ में कुछ सालों में इन्होंने अपना एक मीनिंग लिया। सेकुलरिज्म, कोई वर्ड अगर कभी बोला जाता है ना, उस समय पर उसका कोई खास मीनिंग नहीं होता, बस हाँ बोलने वाले को पता होता है, लेकिन जब वो कुछ साल बीत जाते हैं तब वो एक शेप लेता है, एक मीनिंग लेता है। सेकुलरिज्म इज नॉट अ रिजेक्शन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, हेरिटेज और एनी रिलीजन, बट अ कमिटमेंट टू इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फेथ्स बाय द स्टेट। जो सेकुलरिज्म है ना, इज नॉट, सेकुलरिज्म क्या है कि भाई सभी धर्मों का एक तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है, कोई भी जिसका जैसा मन करे वो उस धर्म को, उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है। तो ये जो सेकुलरिज्म है ना, इज़ नॉट अ रिजेक्शन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये इंडियन सिविलाइजेशन का जो हेरिटेज है ना, हमारी जो विरासत है, उसका रिजेक्शन नहीं है, या फिर किसी रिलीजन का अनादर नहीं है, बट एक कमिटमेंट, लेकिन एक कमिटमेंट है, एक वादा है कि भाई हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे सारे फेथ्स को, सारे रिलीजन्स को,
हमारा जो स्टेट है, हमारा जो देश है, यहाँ पर स्टेट से मतलब है देश से, हमारा देश सारे रिलीजन को सेम ट्रीटमेंट देगा, इक्वल ट्रीटमेंट देगा, ये होता है सेकुलरिज्म। इंदिरा गांधी हैड बीन व्यूड एज समवन पैंडरिंग टू हिंदू सेंटिमेंट्स। इंदिरा गांधी को हमेशा से क्या मान देखा गया है कि वो पैंडर करती है, वो क्या करती है, सपोर्ट करती है, हिंदू सेंटिमेंट्स को भड़काती है। सोशलिज्म इज नॉट अबाउट हॉस्टिलिटी टू प्राइवेट प्रॉपर्टी और एंटरप्राइज बट अ pragmatic appreciation of the fact that the state must take proactive measures to tackle poverty and expand opportunities for the deprived sections of society। जो सोशलिज्म, जो समाजवाद है, वो क्या है, इज़ नॉट अबाउट हॉस्टिलिटी, की दुश्मनी के बारे में नहीं है कि भाई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या प्राइवेट एंटरप्राइज है उसके प्रति दुश्मनी नहीं है, बट ए प्रैग्मेटिक एप्रिसिएशन। लेकिन क्या है, एक प्रैग्मेटिक यानी कि एक व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल मेजर है, एक प्रैक्टिकल तरीका है पॉवर्टी को, गरीबी को टैकल करने का, एक्सपेंड करना अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं ना, जो पीड़ित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं सोसाइटी के, गरीब गुरबा लोग हैं, उनको एक्सपेंड करना, उनकी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए सोशलिज्म एक बहुत ही तगड़ा टूल है, बहुत अच्छा टूल है। द वर्ड्स सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म रिफ्लेक्ट अ ब्रॉड कंसेंसस इन इंडियन पॉलिटिक्स दैट हैज़ हेल्ड फॉर डेकेड्स। जो वर्ड्स हैं सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये रिफ्लेक्ट करते हैं एक ब्रॉड कंसेंसस इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी अग्रीमेंट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट हैज़ हैड फॉर डेकेड, जो कई दशकों से चलता आ रहा है। तो वर्ड्स हैं यानी कि प्लूरल, तो फिर इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट हमने यूज़ करा है। अगर यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ड होता तो फिर यहाँ पर हम रिफ्लेक्ट्स यूज़ करते हैं। देयर इज नथिंग टू बी अचीव्ड बाय रैंकिंग अप आ मीनिंगलेस डिबेट ऑन दिस वर्ड्स। देयर इज नथिंग टू बी अचीव्ड, यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला बाय रैंकिंग अप, इसको बढ़ाने से, इस मीनिंगलेस डिबेट को, ऑन दिस वर्ड्स, इन वर्ड्स में, इन दोनों वर्ड्स के ऊपर। बी के साथ में हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, इसीलिए यहाँ पर बी प्लस अचीव्ड आया है। परहैप्स द डिबेट इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्टिव, शायद डिबेट यहाँ पर अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है, किस चीज़ के लिए, टू पुश अ डिविसिव एजेंडा विदाउट प्रोवाइडिंग एनी आइडियोलॉजिकल, लीगल और प्रैक्टिकल रीजनिंग फॉर दिस डिमांड। तो ये जो डिबेट है अपने आप में इसका मुद्दा ये हो सकता है कि एक केवल डिविजिव एजेंडा प्रोवाइड करना चाह रहे हों विदाउट प्रोवाइडिंग एनी आइडियोलॉजिकल या फिर लीगल या फिर प्रैक्टिकल रीजनिंग फॉर दिस डिमांड। इस डिमांड के पीछे कोई लीगल, कोई प्रैक्टिकल, आइडियोलॉजिकल डिमांड तो नहीं है, कोई एजेंडा नहीं दिख रहा। हाँ, बस ये है डिविजिव एजेंडा हो सकता है, लोगों को बांटने वाली चीज़ें हो सकती हैं। इंडियाज़ चैलेंज इज़ नॉट अबाउट दीज टू वर्ड्स, इंडिया का जो चैलेंज है, अपोस्ट्रोफी आया है यहाँ पर, इंडियाज़ मतलब इंडिया का, इंडिया का जो चैलेंज है, इनके जो इसके जो सामने चेतावनियाँ हैं, इज़ नॉट अबाउट दीज टू वर्ड्स, इसके दो वर्ड्स नहीं हैं, ये दो वर्ड्स इंडिया की चेतावनी, उसका चैलेंज नहीं है, बट इट्स कंटिन्यूइंग स्ट्रगल टू टैकल डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया इस किसके लिए आया है यहाँ पर, इंडिया के लिए, इंडिया की कंटिन्यूइंग जो लगातार स्ट्रगल चल रहे हैं, किस चीज़ को टैकल करना, डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करने के लिए, पॉवर्टी को टैकल, जो गरीबी है, भेदभाव है यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी यानी कि गरीबी को, अंडर डेवलपमेंट, हम कहाँ विकसित हो पाए अभी तक भी, वो हमारा चैलेंज है। विच आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द कास्ट, जिसको कास्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, रिलीजियस ओरिजिन्स ऑफ द सिटीजन। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने चैलेंज है, ये सारी चीज़ें हैं लड़ने के लिए, लेकिन हम लड़ रहे हैं कहाँ पर, केवल दो वर्ड्स पर, उन दो वर्ड्स के ऊपर हम लड़ रहे हैं, जबकि रियल मुद्दे हमारे सामने कुछ और हैं। द संघ परिवार एंड द बीजेपी could serve the country better by focusing on these challenges rather than wasting energy on divisive debates on settled semantics। जो संघ परिवार है, आरएसएस, और जो बीजेपी है, ये सर्व कर सकते हैं इस देश को, प्यारे भारत को सर्व कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, बाय फोकसिंग ऑन दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस ये जो ऊपर आए हैं, डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट, हेल्थ और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इन पर फोकस कर सकते हैं, रादर देन का मतलब होता है के बजाय, वेस्टिंग एनर्जी वेस्ट करने की बजाय, ऑन डिविजिव डिबेट्स, जो बांटने वाली डिबेट्स हैं डिविजिव, उन पर एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय इन चैलेंजेस को फोकस करें तो ज़्यादा अच्छे से आप कर पाओगे। ऑन सेटल्ड सिमेंटिक्स, मतलब ये शब्दों के ऊपर ना खेलो और असली काम करके दिखाई जाए। ठीक है जी, बहुत प्यारा एडिटोरियल था भाई, समाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज इसमें सीखने को मिली हमको। एडिटोरियल पढ़ने का मज़ा ये है कि आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपके सोच बदल जाती है पूरी की पूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं। व्हाट इज द एडिटोरियल्स मेन आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है रिगार्डिंग द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट इन द प्रेम्बल। मेन आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है कि वे जो वर्ड है ना, सेकुलर और सोशलिस्ट प्रेम्बल में,
उसके बारे में पूछ रहा है कि मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। दे शुड बी रिप्लेस्ड विद मोर मॉडर्न टर्म्स, ऐसा कुछ नहीं आया। उनको रिप्लेस करने का तो मतलब ही नहीं होता। दे वर रॉन्गली इंसर्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, नहीं, रॉन्गली तो इंसर्ट नहीं करा गया। देयर रिमूवल विल सोल्व इंडियाज कोर इश्यूज, अच्छा इंडिया के सारे मुद्दों को साफ इनको रिमूव करते सारे सोल्व हो जाएंगे, नहीं होगा। डिबेट्स ऑन देयर रिमूवल आर अननेसेसरी एंड डिविजिव, से बहुत सही ऑप्शन ये है डी। ये जो डिबेट्स है ना कि भाई ये इन वर्ड्स को हटा दिया जाए, तो ये क्या अननेसेसरी है और डिविजिव है, बांटने वाली है, देश को बांटने वाली है, बाकी कुछ नहीं है। फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, देखो बेटा अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना किसी भी एक एडिटोरियल को या फिर किसी एक पैसेज को, फिर आपको बार बार उसमें पीछे जाने के, स्क्रॉल करके पीछे नहीं जाना है, आप उसको आराम से पढ़ लिया, आप आसानी से आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो उसकी। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, एडिटोरियल के अकॉर्डिंग, हाउ हैव सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म इवॉल्व इन द इंडियन कंटेक्स्ट, ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म आया कैसे इंडियन कंटेक्स्ट में, कैसे इवॉल्व हुआ है, एक वेस्टर्न पॉलिटिकल इंपोर्ट्स के रूप में नहीं, एज थ्रेट्स टू इंडियन सिविलाइजेशन, नहीं, थ्रेट क्या है भाई, सेकुलरिज्म से क्या थ्रेट है किसी भी इंडियन सिविलाइजेशन हेरिटेज में, कुछ नहीं है, काटो। एज यूनिकली इंडियन एडेप्टेशंस विद ब्रॉड पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस, हाँ ये हुआ है कि यूनिकली इंडियन एडेप्टेशन हुए हैं, ब्रॉड पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस मिला है इन दोनों वर्ड्स को, क्योंकि जब यहाँ पर जनता गवर्नमेंट की सरकार आई थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट, तब भी इनको चेंज नहीं करा गया, तो कहीं ना कहीं ब्रॉड पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस तो इनको मिल ही गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। आज मुद्दा उठ रहा है लेकिन पहले हिस्ट्री में कहीं नहीं उठा, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट आर द एडिटोरियल सजेस्ट इज द रियल चैलेंज फॉर इंडिया टुडे, इंडिया के लिए जो रियल चैलेंज है वो पूछ रहा है कौन सा है। रीडिफाइनिंग नेशनल आइडेंटिटी, नहीं, री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल, नहीं, री राइट करने की जरूरत नहीं है। टैकल करना डिस्क्रिमिनेशन को, पॉवर्टी को और अंडर डेवलपमेंट को, यही हमारा रियल चैलेंज है, सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट में आया था, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, देखो ये आया था ना यहाँ पे, एक मिनट बस, ये देखो यहाँ से पढ़ो, टू टैकल, अरे यार ये तो इसको लो ना, ठीक है, टू टैकल डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट विच आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द कास्ट एंड, तो ये क्या है, इसके रियल चैलेंज है, ये रियल इंडियाज चैलेंज जो है वो ये क्या है, टैकल करना डिस्क्रिमिनेशन को, पॉवर्टी को और अंडर डेवलपमेंट को, ठीक है, तो ये है इसका रियल चैलेंज। कहाँ पे था, सी ऑप्शन, हाँ, टैकलिंग डिस्क्रिमिनेशन को, पॉवर्टी को और अंडर डेवलपमेंट को टैकल करना, यही है हमारा रियल चैलेंज। ग्रामर के एमसीक्यूज करते हैं नीचे, चलिए। एरर फाइंड करना है आपको कि भाई इसमें एरर क्या है। द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट हैज़ अटेन्ड मीनिंग्स स्पेसिफिक टू द इंडियन कंटेक्स्ट, एक एक करके आप धीरे धीरे पढ़ोगे शुरू से, आपको वहीं वर्ड पर जहाँ पर गड़बड़ होगी वहीं मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ो। द वर्ड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड्स कौन से हैं, सेकुलर और सोशलिस्ट, ठीक है, दो वर्ड हो गए। हैज़ अटेन्ड, हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, यहाँ पर वर्ड्स है प्लूरल, दो वर्ड हैं, उसके लिए हैज़ क्या कर रहा है, यहाँ पर आएगा हैव, बाकी सब कुछ ठीक है। कहाँ पर है, वर्ड्स को ए वर्ड नहीं करना है, हैज़ अटेंड को हैव अटेंड, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, करेक्ट टेंस आपको यूज़ करना है। बाय द टाइम द जनता पार्टी केम टू पावर, देखो बाय द टाइम जब आएगा, बाय द टाइम जब आएगा, यहाँ पर आएगा सिंपल पास्ट, ठीक है जी, और फिर अगले सेंटेंस में दो सेंटेंस जुड़ेंगे ना, फिर अगले सेंटेंस में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। तो हैड मतलब क्या, यहाँ पर आएगा पास्ट परफेक्ट, इधर क्या आएगा पास्ट परफेक्ट, और यहाँ आएगा सिंपल पास्ट, ठीक है जी। बाय द टाइम से जुड़ेगी चीज़ें, पहले आएगा सिंपल पास्ट और लास्ट में अगला सेंटेंस कोमा के बाद कौन सा जुड़ेगा, सिंपल पास्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट, ठीक है जी। बाय द टाइम आया, जनता पार्टी केम टू पावर, केम आया यहाँ पर क्या, सिंपल पास्ट, ये क्या आया, सिंपल पास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको लिख कर रखना। बाय द टाइम द जनता पार्टी केम टू पावर, सिंपल पास्ट आ गया, तो अब क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। द 42nd अमेंडमेंट और इंट्रोड्यूस थर्ड फॉर्म तो आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, हेड आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। बाय द टाइम द जनता पार्टी केम टू पावर द 42nd अमेंडमेंट हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड, हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड दोज टर्म्स, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। करेक्ट वॉइस आपको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस्ड, इसको ध्यान रखना, द टर्म्स इन 1976, पैसिव बनाना है इसको। इंट्रोड्यूस मतलब क्या, सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट को आप कैसे कन्वर्ट करते हो, वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आ जाओ चेक करो, हैड है काटो, आर है काटो, हैव है काटो, वर इंट्रोड्यूस्ड, वर के साथ में थर्ड फॉर्म। बात चल रही थी टर्म्स की, द टर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंदिरा गांधी इन 1976, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। नेक्स्ट चलिए भैया क्लॉज टेस्ट करते हैं। द डिमांड टू रिमूव सेकुलर एंड सोशलिस्ट
फ्रॉम द प्रियम्बल हैज़ स्पार्क्ड अ, उसने क्या भड़का दिया है। देखो डिमांड उठी है रिमूव करने की सेकुलर और सोशलिस्ट को, वर्ड को प्रियम्बल से। उससे क्या हो गया, हैज़ स्पार्क, स्पार्क हो गया, भड़क गया क्या चीज़, अ डैश डिबेट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कैसी डिबेट रही होगी, प्रोडक्टिव डिबेट रही होगी। ये दो शब्दों पर लड़ रहे हैं तो प्रोडक्टिव क्या है इसमें, सेरेमोनियल तो इसमें कुछ है नहीं कि भाई सेरेमनी मनाई जाए, नहीं। हारमोनियस यानी कि सब कुछ हारमोनी में तो नहीं है, पीस में तो नहीं है चीज़ें, काटो। कैसी डिबेट रही होगी, डिविजिव, बांटने वाली। सी ऑप्शन करेक्ट है। दीज टर्म्स एडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। बेटा अगर आप मेरे साथ चलोगे और आप डेली बेसिस पर इस क्लास को लगाओगे, क्लॉज टेस्ट PQRS जितने भी सब कुछ इंग्लिश का हो सकता है, इतना सिंपल कर दूंगा आपको खुद से समझ में, आप खुद से, मुझसे पहले आप चुटकियों में करने शुरू कर देंगे चीज़ों को, देखते जाओ बेटा बस। दीज टर्म्स, ये जो टर्म्स हैं एडिड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जो इमरजेंसी के दौरान ऐड करे गए हैं, हैव सिंस डैश यूनिक इंटरप्रिटेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो क्या करा है उन्होंने, ये जो टर्म्स थे ऐड करे गए इमरजेंसी के दौरान, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको इरेज कर दिया, उसको मिटा दिया क्या, नहीं। उसने निगलेक्ट कर दिया, नहीं करा। इम्पोज करा है कुछ, इम्पोज तो कुछ नहीं करा। उसने क्या करा है, इवॉल्व हुए हैं। ये जो वर्ड्स थे, ये जो टर्म्स ऐड करे गए इमरजेंसी में, तो ये इवॉल्व हुए हैं किस चीज़ में, यूनिक इंटरप्रिटेशन लिया है इन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है जी, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, एक मिनट, इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा बी ऑप्शन, इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट, वाइल सेकुलरिज्म इज नाउ व्यूड एज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, ये माना जाता है कि जो सेकुलरिज्म है वो रिस्पेक्ट देता है सभी रिलीजन को। सोशलिज्म रिफ्लेक्ट करता है इन द स्टेट्स ड्यूटी, सोशलिज्म क्या करता है, स्टेट यानी कि कंट्री, हमारी देश की जो ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी है किस चीज़ के लिए, टू डैश पॉवर्टी एंड इक्वलिटी। पॉवर्टी को क्या, देश की क्या ड्यूटी है कि भाई पॉवर्टी को और इनइक्वलिटी जो असमानता है उसको क्या करे, उसको प्रमोट करे। काट दो बिल्कुल भाई, देश पॉवर्टी को और इनइक्वलिटी को कैसे प्रमोट कर सकता है, और गहरा कर सकता है, नहीं इग्नोर कर सकता है, नहीं इग्नोर कैसे भाई, अगर पॉवर्टी को इग्नोर करते तो देश डेवलप कैसे होगा। एड्रेस करना, उसको संबोधित करना, उसको करना, उसको मिटाना, इनइक्वलिटी को, पॉवर्टी को एड्रेस करना, यानी कि उनको टैकल करना। डी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट रहेगा। PQRS करिएगा बेटा। द जनता गवर्नमेंट रिटेन्ड द प्रियम्बल एडिशंस डिस्पाइट इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ द इमरजेंसी। ये PQRS हम कर रहे हैं, इसको रीअरेंज करना है, एक सेंटेंस, चार सेंटेंस हैं, इनको एक पैराग्राफ में अटेंड करना है। और वो कैसे, बिल्कुल एक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक पैराग्राफ ऐसा बन जाए जिसका हमको सीक्वेंस समझ में आए कि हाँ पहले ये चीज़ है फिर ये है। आओ, द जनता पार्टी गवर्नमेंट रिटेन्ड द प्रियम्बल एडिशंस डिस्पाइट इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ द इमरजेंसी। The inclusion of secular and socialist in the constitution happened during Indira Gandhi's rule. Interestingly, the Hindutva camp did not initially object to these terms. These terms were added through the 42nd Amendment in 1976. आओ भाई, इसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत मजा आएगा। देखो पहले आओ आप यहाँ पर आर ऑप्शन में, अगर हम सेंटेंस इसकी पैराग्राफ की शुरुआत करें आर ऑप्शन से, तो इसको पढ़ो इंटरेस्टिंगली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। द हिंदुत्व गवर्नमेंट डिड नॉट इनिशियली ऑब्जेक्ट टू दीज टर्म्स आया गया यहाँ पे। अब ये दीज किसके लिए आया हमें तो पता ही नहीं भाई, अगर पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है तो इसका मतलब पहले कोई बात करी गई होगी। दीज किसके लिए आ रहा है हमें तो कुछ पता नहीं लग रहा, तो इस आर से शुरुआत नहीं होगी। कहीं पर अगर आर मिल जाएगा तो काट देंगे, SQQP, ठीक है, आर है भी नहीं। अब आप देखो एस, दीज टर्म्स, एक एक वर्ड से पकड़ो बेटा, PQRS को एक एक वर्ड से पकड़ो। दीज टर्म्स, भाई हमें आगे नहीं पढ़ना, बस हमें इतना समझ में आ गया, दीज टर्म्स कौन सी टर्म्स, किसकी बात चल रही है यार, कुछ तो पहले इंट्रोड्यूस करा गया होगा। तो एस ऑप्शन को काट दो सबसे पहले, ठीक है जी। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है पी, द जनता गवर्नमेंट रिटेन द प्रियम्बल डिस्पाइट इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ द इमरजेंसी। एक बात हो सकती है कि जनता गवर्नमेंट ने ये करा, लेकिन ये सटीक नहीं लग रहा, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और यहाँ पर इट्स क्रिटिसिज्म आ रहा है, किस चीज़ के क्रिटिसिज्म भाई, किस चीज़ के, रिटेन द प्रियम्बल एडिशंस। अब ये कौन से एडिशंस हैं हमें ये भी पता नहीं चल रहा ना कि कौन से एडिशंस की बात हो रही है, तो ये आपका पी भी गलत गया। अब बचता है क्यू हमें कंफर्म हो गया कि क्यू आएगा। द इंक्लूजन ऑफ सेकुलर एंड सोशलिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैपेंड ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रूल। समझ में आ गया, इंक्लूजन की बात हो रही है सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड की, ये कब हुआ, इंदिरा गांधी के रूल के समय पर हुआ, क्यू हो गया। अब क्यू के बाद हम करेंगे इसको एक्सप्लेन, इसको हम करेंगे आगे एक्सप्लेन कि भाई ये जो दीज टर्म्स एकदम से ये जो दो टर्म्स हैं, एक सेकुलर और सोशलिस्ट, इसी के बारे में हमने आर एस में देखा कि दीज टर्म्स, ये जो टर्म्स थी इनको ऐड किया गया
थ्रू द 42nd अमेंडमेंट इन 76। ये बात समझ में आई, क्योंकि बात एस। फिर हम चलेंगे कि भाई ये जो ऐड तो कर दिया, लेकिन फिर जनता गवर्नमेंट आई और उसने रिटेन करा, इसको वैसा ही रहने दिया प्रीएम्बल एडिशंस को। ये जो एडिशंस करे गए 2 वर्ड के, इनको वैसे का वैसा रहने दिया डिस्पाइट इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ द इमरजेंसी। तो ये QSP और लास्ट में आ जाएगा R। इंटरेस्टिंगली द हिंदुत्व कैम्प डिड नॉट इनिशियली ऑब्जेक्ट टू दीज टर्म्स। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे आंसर की दी गई है, ये आपको मिल जाएगी PDF में, वहाँ से आप इसको ले लेना। अब हम करते हैं वो इम्पोर्टेंट काम जो मैंने सबसे शुरू में बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो क्या प्रैक्टिस करेंगे विद ट्रिकी MCQs, और जितना कुछ आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था सब कुछ आपको इसी क्लास में रट जाएगा। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। इसमें से पूछ रहा है विच वर्ड रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। लैंग्वेज की मीनिंग इनमें से कौन सी होती है? किसी एक वर्ड का हम मीनिंग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। पहला सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, सिमियोटिक्स या फिर ग्रामर। नहीं, सेमेंटिक्स होता है वर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वर्ड वुड बेस्ट डिस्क्राइब ए स्मॉल रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप नॉट पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। एक छोटा सा पॉलिटिकल ग्रुप है, मेन पार्ट नहीं है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, बस बिल्कुल लास्ट में है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं फ्रिंज। मतलब क्या? हाशिए पर, बिल्कुल लास्ट में। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इक्वलिटी आर कंसिडर्ड डैश ऑफ डेमोक्रेसी। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की जो फ्रीडम है, आज़ादी है, और इक्वलिटी, उनको क्या बताया जाता है? राइवल, एपिटाफ, टेनेट्स या फिर फ्रेजेस, उसको बताया जाता है टेनेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड कैन बी यूज टू मीन एन इनकारनेशन या फिर एक डिजिटल पर्सोना और डिजिटल पर्सोना। भाई इनकारनेशन को क्या बोलते हैं? एवेटार बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड रेफर्स टू अ पर्सन हु एक्टिवली सपोर्ट्स और प्रमोट समथिंग। ऐसा व्यक्ति जो सपोर्ट करता है किसी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? क्रिटिक तो आलोचक होता है। प्रोपोनेंट हो जाएगा, पहला आ जाएगा प्रोपोनेंट। ठीक है, ये क्या करता है? सपोर्टर होता है, सपोर्टर को ही बोलते हैं प्रोपोनेंट। नेक्स्ट, विच वर्ड डिस्क्राइब्स अ कॉम्पिटिटर इन अ कंटेस्ट और मार्केट। मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर है, कंटेस्ट कर रहा है कोई चीज़, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं राइवल। राइवल यानी कि कॉम्पिटिटर, विरोधी, प्रतिद्वंदी। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड डिस्क्राइब समथिंग फॉल्स और प्रिटेंडिंग टू बी रियल। कोई एक चीज़ जो फॉल्स है, गलत है, और वो रियल दिखने की कोशिश कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? स्यूडो। स्यूडो यानी कि फेक। बी ऑप्शन करेक्ट है। एक पॉलिसी है विद लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस हैज सीरियस। उसके सीरियस क्या होते हैं? उसके सीरियस इम्प्लीकेशंस होते हैं। एक पॉलिसी जिसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस है, वो क्या है? उसके सीरियस इम्प्लीकेशंस होते हैं, परिणाम होते हैं। इसका 8 का सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स टू सेटिस्फाई और केटर टू लो डिजायर्स। लो डिजायर्स को ऑफन डिसअप्रूविंगली। सेटिस्फाई करना, केटर करना, लो डिजायर जो खराब डिजायर्स हैं उसको पूरा करना, उसकी सपोर्ट करना, तो इसको क्या बोलते हैं? पेंडर करना। ए ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड मोस्ट लाइकली ऑफर अ प्रैक्टिकल रियलिस्टिक सोल्यूशन। कौन सा पर्सन इनमें से बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताएगा, रियलिस्टिक सोल्यूशन बताएगा? आइडियलिस्टिक तो भाई बातचीत करेगा, केवल आदर्शवाद की काटो। अरिंग तो गड़बड़ हो जाएगी। ड्रीमी तो भाई सपने ले रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रैग्मेटिक व्यक्ति ही प्रैक्टिकल होता है। बी ऑप्शन करेक्ट। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। चिल्ड्रन विदाउट एक्सेस टू एजुकेशन और फूड। ऐसे बच्चे जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही, फूड नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, उनको क्या बोलोगे आप? उसको हम बोलेंगे डिप्राइव्ड। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डिप्राइव्ड है वो पीड़ित है या कि वंचित है, उनको नहीं मिल पा रही हैं चीज़ें, वो वंचित रह गए। सी ऑप्शन करेक्ट है। द टीम रीच्ड अ जनरल एग्रीमेंट। टीम एक जनरल एग्रीमेंट पर पहुंची आफ्टर डिस्कशन, और इस जनरल एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? जनरल एग्रीमेंट, सारी टीम एक साथ एक कंक्लूजन पर पहुंच गई, इसको बोलते हैं कंसेंसस। सी ऑप्शन करेक्ट है। द सिचुएशन इज सीरियस। सिचुएशन सीरियस है। इट डैश इमीडिएट एक्शन। ये क्या करती है? कॉल्स फॉर, ये डिमांड करती है। सिचुएशन कैसी है? इट कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। द गार्ड रिफ्यूज्ड देम एंट्री। गार्ड ने उनको एंट्री देने से मना कर दिया। ही डैश देम, उन्होंने क्या कर दिया? गार्ड ने कुछ लोगों को एंट्री देने से मना कर दिया, तो उसने क्या करा? उसने करा है टर्न्ड डाउन। कहाँ पर है? उसने करा है उनको टर्न्ड अवे करा है उन्होंने। टर्न अवे का मतलब होता है उनको रिफ्यूज कर देना, उनको एंट्री देने से मना कर दिया। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला है शी रिजेक्टेड द जॉब ऑफर। उसने जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। शी डैश इट, उसने क्या कर दिया? उसने उसको कर दिया टर्न डाउन कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। डी ऑप्शन करेक्ट है। एक कैटरपिलर चेंज होकर एक बटरफ्लाई बन गया। ठीक है, बटरफ्लाई होती है मछली। नहीं भाई, मछली नहीं होती है। बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली।
एक कैटरपिलर क्या होता है, उसका पहले जो बच्चा होता है उसका बटरफ्लाई का, तितली का बच्चा होता है, उसको बोलते हैं कैटरपिलर। वो चेंज होकर एक बटरफ्लाई बन गया। इट डैश अ बटरफ्लाई, उसने क्या कर दिया, इट टर्न्स इनटू, वो चेंज हो गया। टर्न्स इनटू का मतलब होता है चेंज होना, बदलना। टू पार्टीज यूनाइटेड टू फाइट करप्शन, दो पार्टीज हैं यूनाइटेड हैं फाइट करप्शन करने के लिए, भाई उससे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दो पार्टीज वो हो गई हैं यूनाइट। दे डिसाइडेड, तो उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया है टू जॉइन फोर्सेस, एक साथ काम करना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है बेटा नेक्स्ट, अरे कहाँ चले गया, हमने कहाँ तक किया, एक मिनट, जॉइन फोर्सेस तक हो गया ना। अगला, द एंग्री कस्टमर क्रिएटेड अ सीन एट द काउंटर, एक एंग्री कस्टमर है, उसने क्या कर दिया, एक सीन बना दिया, हंगामा मचा दिया। हंगामा मचाने को क्या बोलते हैं, किक्ड अप अ रो, हंगामा मचाना, किक्ड अप अ रो, बी ऑप्शन करेक्ट। दे वर सीक्रेटली मॉकिंग द स्पीकर, सीक्रेटली वो क्या कर रहे थे, स्पीकर की मजाक उड़ा रहे थे। वाइल अपियरिंग सीरियस, लेकिन सीरियस दिख रहे थे सीरियस, मजाक कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, मतलब क्या, मन ही मन मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। टर्निंग डाउन देयर डॉग्स, किकिंग अप रो, लाफिंग अप एट देयर, हाँ ये ठीक है, आप मन ही मन में हंस रहे हो, लाफिंग अप देयर स्लीव्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑथोरिटीज इग्नोर्ड, ऑथोरिटीज ने इग्नोर करा है इलीगल कंस्ट्रक्शन को, डिस्पाइट कंप्लेंट्स के बावजूद। दे डिसाइडेड टू, ऑथोरिटीज इग्नोर कर रही हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन को, तो कहीं ना कहीं दे आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई, सी ऑप्शन करेक्ट है, कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसमें से फील्ड बताना है आपको जो इंसेक्ट के बारे में है, जूलॉजी तो एनिमल्स के बारे में है, बॉटनी एंटोमोलॉजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है इंसेक्ट की स्टडी करना। टू मेक अ मिस्टेक, एक मिस्टेक करना, उसको क्या बोलते हैं, मिस्टेक करने का मतलब होता है अर्र करना, सी ऑप्शन करेक्ट है। एरर इसी से बनता है, एरर होता है, एरर का मतलब क्या होता है, गलती, तो अर्र करना मतलब गलती करना, ठीक है, अर्र करने का मतलब क्या होता है, गलती करना। द ब्रेव इन अलेक्जेंडर द ब्रेव, अलेक्जेंडर द ब्रेव इज एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है भाई, ये क्या है, एक एपिलॉग है, एपिटाफ है, सॉरी एपिथेट है, या फिर एपिग्राफ है, या फिर स्यूडोनिम है। एपिथेट है, एपिथेट का मतलब क्या होता है, एक नाम दे देना, एक फ्रेज, उसको एक संज्ञा दे देना किसी चीज़ की, एपिथेट, बी ऑप्शन करेक्ट है। अ कोट एट द बिगनिंग ऑफ अ चैप्टर, एक कोट है जो बिगनिंग ऑफ अ चैप्टर है, उसको क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट में, एपिथेट, एपिग्राफ, टेनेट या फिर सिंटैक्स, इसमें से आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसका क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक ऐसा कोट है जो किसी चैप्टर के शुरू में आता है, एक कोटिंग है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है जी। नीचे आंसर की मिल जाएगी, यहाँ पर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ से मिल जाएगी आपको आंसर की, पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। शाम को आज हम लगाएंगे क्विज़, 2-3 दिन से क्लास भी नहीं हो पा रही थी और क्विज़ भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज से इसको कंटिन्यू करेंगे। जब आप क्विज़ करते हो, जितनी आपने वोकैब पढ़ी थी, 10 क्वेश्चंस का क्विज़ होता है, जब आप इसको अटैम्प्ट करते हो आपकी वोकैब बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्रूव होती है। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे मेरे एफर्ट्स आपको कैसे लगते हैं, वीडियोस कैसी लगती हैं, कंटेंट आपको कैसा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। ऑलराइट, चलिए भाई, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।